लोकतंत्र में जनता का विश्वास केवल वादों से नहीं बल्कि वर्षों की सेवा, संघर्ष और जमीनी काम से बनता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला नेता से जिन्होंने राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज के बीच रहकर लगातार अपनी पहचान बनाई। आज हमारे साथ हैं हेमा पुरोहित। हेमा पुरोहित वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका राजनीतिक सफर किसी बड़े पद से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से शुरू हुआ। साल 2008 में उन्होंने पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 2010 में वे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी की सदस्य चुनी गई और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाई। साल 2014 में जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। वे दोबारा जिला पंचायत सदस्य बनी और दूसरी बार डीपीसी सदस्य के रूप में भी चुनी गई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को लगातार उठाया। सामाजिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी भी उनकी पहचान का अहम हिस्सा रही है। इसी दौरान उनके क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किए जाने का फैसला हुआ। उन्होंने इसका विरोध भी किया और अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में उनका क्षेत्र नगर निगम का हिस्सा बन गया, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा। आज प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वे संगठन को मजबूत करने, सेवा, अनुशासन और कांग्रेस की विचारधारा को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। लेकिन राजनीति केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। इसके पीछे संघर्ष, फैसले, चुनौतियां, उपलब्धियां और जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। तो आखिर कैसा रहा हेमा पुरोहित का अब तक का राजनीतिक सफर? प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की कमान संभालने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? उत्तराखंड की राजनीति को वे किस नजरिए से देखती हैं और आने वाले समय में जनता के लिए उनका विजन क्या है? इन्हीं तमाम सवालों पर होगी खुलकर बातचीत आज के इस विशेष कार्यक्रम क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365। क्षेत्र की बात संवाद 365 में आज हमारे मेहमान हैं हेमा पुरोहित। हेमा पुरोहित प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले 2 बार जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं देहरादून में और 2 बार डीपीसी की मेंबर भी रही हैं। सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और लगातार सामाजिक रूप से हों या राजनीतिक रूप से हों, हमेशा फील्ड में सक्रिय दिखाई देती हैं। हेमा जी, सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हेमा जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई और कैसे आपने पिछली 2 बार आप जिला पंचायत की सदस्य रही, फिर डीपीसी की मेंबर भी रही साथ साथ, कैसा अब तक का सफर रहा? मेरा पहला इलेक्शन 2008 में था। जिला पंचायत सदस्य के रूप में मेरे को जनता ने चुन के सदन में भेजा। फिर उसके बाद 2014 में दूसरा इलेक्शन आया। 2010 में डीपीसी का इलेक्शन था, वो भी मैं जीत के आई सदन में। फिर 2014 में फिर डीपीसी का इलेक्शन था। फिर मैं मतलब 4 इलेक्शन इस तरीके से मैंने जीत के सदन में पहुंची हूँ और सदन में जनता की आवाज़ को उठाया भी है। उसके बाद हमारा एरिया जो है नगर निगम में आ गया था, तो जिला पंचायत फिर लड़ती मैं तीसरी बार, फिर संभवतः क्योंकि काम अच्छे किए हुए थे बार बार जीतती, क्योंकि वहाँ की जनता पसंद करती है और मेरे को जिताती। लेकिन नगर निगम में एरिया वो आ गया, हमने विरोध भी किया उसका, हम कोर्ट भी गए, एक बार हम जीत के भी आ गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर फटाफट सरकार ने इलेक्शन करा दिए। बोलते ना माइट इज़ राइट, क्योंकि सब कुछ उनका था, तो उन्होंने हमारा दूसरा कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, बीच कार्यकाल में ही चुनाव करवा दिए और हमारा एरिया नगर निगम में आ गया। अच्छा, अभी आप कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा कांग्रेस सेवा दल के बारे में बताइए कि ये काम कैसे करता है? कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, मैं ये कहूँगी। सेवा दल अनुशासन बनाने का काम करता है, तो कई हद तक हम लोग कर भी रहे हैं। और कांग्रेस सेवा दल का मैंने एक स्टेट कन्वेंशन भी कराया था, जिसमें 750 से 800 के आसपास वर्दी बावर्दी लोग थे वहाँ पे, सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। ट्रेनिंग कैंप कराया मैंने 2, एक देहरादून में कराया स्टेट ट्रेनिंग कैंप, 3.5 दिन का होता है वो, और एक गदरपुर में कराया, जिसमें हमने सेवा दल के जो वॉलंटियर्स हैं वो तैयार करने का काम किया है, ताकि सेवा दल जो कांग्रेस में अनुशासन ला सके और
कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है, और इसलिए कांग्रेस सेवा दल की एक अभिन्न एक महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस में है। अच्छा, आपने बताया कि कांग्रेस सेवा दल जो है अनुशासन बनाने का काम करता है। आज जो भी कार्यकर्ता है या जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति है, वो सीधे मेन स्ट्रीम की राजनीति में जाना चाहता है, वो संगठन में वो चाहता है कि वो सीधे मेन स्ट्रीम में जाए, चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस सेवा दल जो कि एक तरह से एक पार्ट है पूरे संगठन को चलाने का, आपने वहाँ जाने का फैसला क्यों किया? मुझे लगता है कि हमें यदि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो, ग्रेजुएशन करनी हो, हमें नर्सरी में जाना ज़रूरी है। हम सीधे ही कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। तो मुझे लगा कि ये संगठन जो है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, तो मैंने कहा मैं पहले इसमें ही जाऊंगी। और मैं कई कांग्रेसियों को भी ये कहना चाहूँगी कि पहले आप सेवा दल की ट्रेनिंग लें, क्योंकि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सेवा दल की ट्रेनिंग में इन लोगों को भेजा गया है और ये देश की राजनीति में आए हैं। तो वही परिपाटी हमें पुनः शुरू करनी पड़ेगी। राजीव गांधी जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बोला था कि हर कांग्रेसी को कांग्रेस सेवा दल की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। बीच में थोड़ा निष्क्रियता रही, थोड़ा ऐसे रहा, लेकिन मैं कहूँगी वो चीज़ पुनः लौटेगी तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, संगठन के लिए भी। तो अभी सेवा दल को लेके कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है, कार्यकर्ता खुद आते हैं सेवा दल से जुड़ने के लिए? जो सेवा दल को समझता है वो फिर सेवा दल छोड़ के नहीं जाता है। और वास्तव में कांग्रेस सेवा दल, कुछ लोगों ने ये कहा कि सेवा दल मतलब सेवा करेगा। सेवा हम हिंदुस्तान की करते हैं, हम सेवा देश की करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की सेवा नहीं करते। तो जो इस चीज़ को समझ रहा है वो सेवा दल में जुड़ता है, वो जुड़ता है। तो अभी कितने कार्यकर्ता हैं, ऐसा कुछ है, या कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा दल में होता है या उसका अलग एक कार्यकर्ताओं का बेस होता है? नहीं, हम एक फ्रंटल है, तो हमारा जो सेवा दल का कार्यकर्ता है वो मेन कांग्रेस में जा सकता है, ऐसा नहीं। पर हमारा एक फ्रंटल है, हमारे हर जिले में पदाधिकारी हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी भी है। अच्छा, आपने बताया कि जब आप जिला पंचायत की सदस्य थी दूसरी बार, तो आपका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और आपके क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर लिया। जी जी जी। तो आपका विरोध किस बात को लेकर था? मेरा विरोध ये था कि एक एनजीटी की रिपोर्ट आई थी, 2011 के सेंसेक्स चल रहे हैं, 2011 की अभी तक जनगणना करा नहीं पाए ये। तो वो उसमें एनजीटी की रिपोर्ट ये थी कि जो हमारा एरिया था पूरा ग्रीन ट्रिब्यून था, पूरा हरित ये था, तो हम इसको शहरीकरण कैसे कर सकते हैं? वो ग्रामीण अंचल था, तो ग्रामीण अंचल ही रहना चाहिए था। दूसरा ये कि गांव की बोलते हैं ना, गांव का स्वराज, एक छोटी सरकार, उसको खत्म करके और सत्ता का केंद्रीकरण करना जो भाजपा चाह रही थी, उन सत्ता का केंद्रीकरण के हम विरोध में थे। और यदि पंचायतें होंगी तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। एक गांव में कई लोग चुन के आते हैं, और अभी क्या होगा, एक पार्षद चुन के आएगा, वो भी सिंबल पे चुन के आएगा, फिर वो कहेगा कि नहीं, होता है राजनीति में, तुमने हमें वोट नहीं दिया, पार्टी बेस हो जाता है। वो जो छोटी सरकार होती है विदाउट पार्टी बेस होती हैं, तो उनकी अपनी सरकार होती है और गाँव की बैठकें होती हैं, जो केवल ग्राम प्रधान को ही अधिकार है गांव की खुली बैठक लेने का। इवन दैट कि प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है कि आप खुली बैठक लें, एक ग्राम प्रधान को ही बैठक का अधिकार था। वो एक, मैं समझती हूँ कि आम जनता का वो अधिकार जो है भाजपा ने छीना है। खुली बैठक में वो प्रस्ताव चढ़ाते थे, अपनी योजनाओं में अपना प्रतिभाग करते थे कि ये योजना इस तरीके से बननी चाहिए, ये योजना इस तरीके से बननी चाहिए। तो उनका स्टेक था विकास में, तो वो ख़त्म करने का काम सरकार ने किया। अच्छा, आप जिला पंचायत में भी रही हैं, आपने पंचायत का काम भी देखा है, और अभी नगर निगम आपका क्षेत्र हो गया। क्या बदलाव आपको लग रहा है क्षेत्र में? क्या विकास कार्य तेज हुए हैं, धीरे हुए हैं, या और क्या चेंजेस आए हैं? विकास कार्य तो इससे अच्छे ग्राम पंचायतों में चलते थे। अच्छा। क्योंकि ग्राम पंचायत का बजट आता था, क्षेत्र पंचायत का बजट आता था, जिला पंचायत का बजट आता था। इवन दैट कि वो प्रधान भी बहुत अच्छे काम करता था, वार्ड मेंबर भी बहुत अच्छे काम करते थे। अब तीनों का बजट आने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता था। सड़कें तब भी बनती थी, क्या नाम, बिजली की जो स्ट्रीट लाइट है वो तब भी लगती थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था गाँव ने अपने आप कर रखी थी। कुछ चेंज नहीं हुआ है, और उल्टा जनता पर टैक्स का बोझ मढ़ दिया गया है। ऐसा आपको लगता है कि विकास कार्य उससे धीरे हुए, धीमे हुए हैं और बहुत स्लो है? इसलिए क्योंकि बजट कम हो गया, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो वहाँ का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो बहुत एक्टिव ना हो, उसकी कमी के कारण दिक्कत हो रही हो, या फिर सिस्टम के कारण दिक्कत है? ये सब चीज़ कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब आप पार्टी बेस हो जाते हैं तब आप जनता से दूरी हो जाती है। जनता से आपकी अपना पन तभी होगा जब आप
पार्टी बेस नहीं होंगे। जैसा मैंने बताया कि पंचायतें पार्टी बेस नहीं होती, उसमें प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी विकास में हो सकती है, और एक गांव में ही कई सारे हम लोगों को व्यक्ति मिल जाते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और विकास कार्य में अपना योगदान देते हैं। आज जो जैसा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऐसा। अच्छा, आपने पिछली बार भी विधानसभा के लिए दावेदारी की थी, 2027 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेके क्या तैयारी है? क्या इस बार फिर आपके मन में है चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, मैं भी दावेदार हूँ 2027 में, और जो मेरा क्षेत्र है, अब देखें तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे तो वो भाजपा बाहुल्य है। बट लेकिन मेरे को वो बार बार जिला पंचायत में भेजते हैं चुनाव जिता के, तो एक होता है लोगों का, वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि आपके लिए पार्टी नहीं, वो मेरे को समर्थन करते हैं। तो 2027 का चुनाव उन्हीं लोगों ने बोला है कि आप लड़िए, आपके लिए हम पार्टी नहीं देखेंगे। होता है कुछ कैडर होंगे, मैं उनकी बात नहीं कहती, लेकिन ज़्यादातर वोट परसेंट जो है वो मेरे को प्रेरित कर रहा है कि आप चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस में आपकी क्या अभी है? आपको लग रहा है कांग्रेस से टिकट मिल सकता है? आप दावेदारी कर रही हैं वहाँ से? बिल्कुल, होप सस्टेंस लाइफ, और मुझे भी उम्मीद है। कई दावेदार हैं, लेकिन मैं भी एक सशक्त दावेदार हूँ। अच्छा, एक बात हुई थी अभी महिला आरक्षण को लेके, जो पूरा हल्ला पूरे देश में हुआ, ये कहा गया कि विपक्ष ने और विशेषकर कांग्रेस ने वो महिला आरक्षण का बिल नहीं आने दिया। मुझे समझ नहीं आता है इन लोगों की समझ कैसी है। 2023 में यदि बिल पास हो गया था तो इसको परिसीमन के आड़ लेके मतलब जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? और ये कह रहे हैं सीट्स बढ़ाएंगे, ये अतिरिक्त बोझ जनता पर ही तो पड़ेगा। हम कह रहे हैं मौजूदा सीट में ही आप आरक्षण दे दीजिए ना। 70 सीटें हैं विधानसभा की, 543 लोकसभा की है, आप इसी में आरक्षण दे दीजिए 33%। कहाँ है बात खत्म है। लेकिन नहीं, जनता ये भाजपा है, जनता को गुमराह करके खाली पीली केवल अपनी विकास की जो अनगल बातें हैं वो केवल बोलना चाहती है। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए इस बार, जितनी सीटें हैं उसमें 33% महिलाओं को दे दे कांग्रेस? बिल्कुल, और ये मेरा नहीं है, जो शीर्ष नेतृत्व है उसका फैसला है, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन होता है तो अच्छा होगा, ये होता आप है तो कहना अच्छा चाहिए। होगा, अच्छा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि केवल महिलाएं जैसे प्रधानपति हैं उस तरह की बन के रह जाएं, कि केवल रबर स्टैंप बन के कि काम कोई और करे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो महिलाएं हैं सभी सशक्त महिलाएं हैं जो नेतृत्व करना अच्छे से जानती हैं। और खुद मेरी बात करें तो ये जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल की जो सीट है कई राज्यों में पुरुषों को दी हुई है, तो ये कांग्रेस की देन है ना, मुझे बैठाया हुआ है उस सीट पे, ये कांग्रेस ही कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस में ले लो, कहाँ है महिलाएं आरएसएस में? इनके जो क्रीम लेवल, जो राष्ट्रीय लेवल के जो हैं, एक विशेष वर्ग के लोग हैं ये लोग। हम लोग तो सब जाति धर्म के लोगों को एक मान के, हमारे उसमें है कि महिलाएं पुरुष सब, हम संविधान को मानते हैं। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देख लो, दूसरी पार्टी को जो हमारे सेवा दल के समकक्ष आरएसएस है, यहाँ कहाँ महिलाओं को इन्होंने दिया हुआ है? तो यहाँ तो मेरे को दिया हुआ है, महिला होने के नाते भी दिया हुआ है प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार। तो ये कांग्रेस की वो सोच है जो महिलाओं को आगे लेके चलती है। प्रधानमंत्री हमारी जो है इंदिरा गांधी जी, तो कांग्रेस जो है महिलाओं का सम्मान करती है। आपको लगता है कि 2027 में राज्य में माहौल बन रहा है कांग्रेस के लिए? जनता त्रस्त है, क्योंकि जैसा ये बोलते थे वैसा ये करते नहीं थे। लोगों ने विश्वास किया इन पे, 2 बार इनको सत्ता सौंपी, लेकिन आज हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव की बयार जो है बहेगी। 2027 निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में होगा। आपके पति प्रवीण पुरोहित थराली से ब्लॉक प्रमुख हैं। जी। वो पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं, आप मैदान की राजनीति कर रही हैं। बात होती है कभी कितना अंतर है, कहाँ कितना मुश्किल है? आप विकास कार्य करेंगे तो कहीं मुश्किल नहीं है। पहाड़ की राजनीति थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। कोई यदि बीमार पड़ जाए तो उसको श्रीनगर लाया जाता है। श्रीनगर भी रेफर सेंटर है, श्रीनगर क्या देहरादून 8-9 घंटे लग जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब छोटी मोटी सुविधाएं भी नहीं है वहाँ पे। स्थिति तो विकट है, लेकिन यदि कोई करने का चाह रखे तो इस विकट स्थिति से भी पार पा सकता है। आपकी राजनीति पे चर्चा होती है उनसे घर पे जब होते हैं तो? वास्तव में राजनीति में तो वही थे, मैं तो बाद में आई।
तो 2008 का इलेक्शन और 2014 का इलेक्शन मतलब उन्हीं की देन है कि वो मेरे को उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया और मैं चली, और ठीक है अब मुझे इतना सशक्त बना दिया उन्होंने कि मैं बिल्कुल अकेले भी चल सकती हूँ। आज आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी मामले में आप फंस जाएं, उनसे बात करें, या वो फंस जाएं, आपसे पूछें कि यार इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल परिवार होता है ना, जैसे यदि हम नेता हैं, हम जनता हमारा परिवार है, इस तरीके से जो हमारा परिवार है वहाँ हम सलाह मशवरा जरूर करते हैं। वो मेरे से सलाह लेते हैं, मैं उनसे सलाह लेती हूँ, और जो बेहतर होता है वो हम करते हैं। अच्छा, 2027 को लेके बार बार ये बात कही जा रही है कि भाजपा हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है। भाजपा का ये कहना है कि हम हैट्रिक बनाएंगे। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि तैयारी इस बार पहले शुरू कर दी है, जैसे उन्होंने तमाम बड़े नेता उतार दिए हैं, गणेश गोदियाल हों, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह। तो आपको लग रहा है कि इस सब का फायदा, संगठन का फायदा मिलेगा इस बार? क्योंकि संगठन अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस कमजोर पड़ जाता है संगठन। नहीं, निश्चित रूप से संगठन का फायदा, और जो इनकी झूठी बयानबाजी है, जैसे ये कहते हैं हम आ रहे हैं, ये एक माइंड वॉश करते हैं जनता का कि हम आ रहे हैं, क्योंकि एक हवा फैलाते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं आ रहे हैं। ये जनता से पूछा जाए, जब जनता के बीच में जाया जाएगा तो वो जनता चुप है, जनता मौन है। जनता इसलिए मौन है क्योंकि वो बदलाव चाहती है, और बदलाव भाजपा को हटा के कांग्रेस के पक्ष में बदलाव 2027 में देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो आपका इलाका है वो बीजेपी बाहुल्य है, वहाँ से बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतती रही है, तो ऐसे में आपके पास वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे और आपको भरोसा है कि पब्लिक उस पर भरोसा करेगी, आपको वोट देगी? मेरे पिछले काम जो मैंने जिला पंचायत रहते हुए जो काम किए हैं, उस कार्य का मेरे को रिपोर्ट कार्ड जो है पब्लिक देगी, और दिया भी है। मेरे को बार बार यदि बिठाया है उन्होंने सदन में, जो भाजपा का कैंडिडेट भी था वहाँ पे, भाजपा का टिकट लेके भी लड़ी थी महिलाएं, लेकिन उनको उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझको उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, तो मैंने भी उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ा है। मैंने भी अच्छे काम किया है। अभी तो मैं कोई पद पे नहीं हूँ राजनीति वाले, लेकिन फिर भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, उनके सुख दुख में जाती हूँ, और उनसे अपनापन जैसा रखती हूँ, तो वो मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं उन पे विश्वास करती हूँ। अच्छा, और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके क्षेत्र की, या कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आपको लग रहा है कि समाधान होना चाहिए, लोग मांग कर रहे हो, ना हो रहा हो? हमारे यहाँ जो मुख्य समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मुख्य समस्या है। एक जो थोड़ा सा एक मुझे जो समस्या लगती है, टोल की समस्या भी है। जो ऋषिकेश से, जो गढ़वाल से जो हमारे भाई बंधु आते हैं, वो अननेसेसरी टोल देते हैं, वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। एक है टोल की समस्या जो हमारे यहाँ मुख्यतः टोल की समस्या है, और हाथियों की समस्या है हमारे यहाँ। जो हाथी आते हैं हमारे यहाँ, ये कालूसीद वाली नदी से जो हमारे यहाँ चढ़ जाते हैं, तो उसके लिए ट्रेंचिंग हो, ये सब जो छोटी छोटी जो समस्या है, लेकिन बड़ा रूप ले लेती हैं, ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ये बड़ा रूप ले लेती है। आज हाथी ऐसे दौड़ते हैं सड़कों पे, बहुत नुकसान करते हैं, और जान का तो करते हैं, जान माल का दोनों का ही नुकसान रहता है। और आवारा पशु, जब से नगर निगम बना है, तो ये आवारा पशु भी जाने कहाँ से आ गए। बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, पानी के बिल बढ़ के आ रहे हैं, इसका विरोध जनता में है। जनता इसका विरोध कर रही है, नाराजगी है लोगों में। बिल्कुल, निश्चित। और ये नाराजगी वोट बैंक में बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। नाराजगी हमेशा ही वोट में कन्वर्ट होती है। लेकिन इस बार यूकेडी भी कह रही कि हम बहुत एक्टिव हैं, यूकेडी भी दिख रही है, और भी तमाम राजनीतिक दल है। ऐसा तो नहीं कि जो नाराजगी है वो उस तरफ चले जाए? यूकेडी का अभी कार्य नहीं देखा है, तो इसलिए नाराजगी निश्चित रूप से वहाँ जाती है जहाँ विश्वास हो, जिसका कार्य देखा हो। कांग्रेस का कार्य जनता ने देखा है, कांग्रेस का काम देखा है। ये थी हमारे साथ हेमा पुरोहित जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उनका भविष्य का रोड मैप क्या है वो भी खींचा, और साथ साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, उसके समाधान को लेकर हमेशा बहुत मुखर रहती हैं हेमा पुरोहित। आप हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संवाद 365 में इस तरह के मेहमान हमारे साथ लगातार आते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और आप भी अगर किसी को चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत कर सकें। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।